नमस्कार, मैं राजीव तिवारी। आज हमारे बीच जो एक हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, मिस्टर अर्जुन जी नागराजन, जो सुंदरम म्यूचुअल फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और पिछले 13 साल से फिनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आज सर ने हमें समय दिया और हमारे व्यूअर्स के लिए आज बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे, और इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर कि आपने हमारे इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। सर, आज का जो मैं पॉडकास्ट शुरू करने जा रहा हूँ उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि अमेरिका जो इन्फ्लेशन के दर्द से काफ़ी परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकन मार्केट पिछले 2 सालों में काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। चाइना जो मंदी के दौर पे, नॉर्मली लोग कह रहे हैं कि मंदी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा है। लेकिन इंडिया, जिसका माइक्रो लेवल पे जो इकोनॉमी हालात है, जो डेटा है, जो मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें या फिजिकल डेफिसिट की बात करें, ये सारी चीज़ें अप टू मार्क हैं, उसके बावजूद परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। और यहाँ से एफआई जो है पिछले 2 साल में लगभग हमें लगता है कि 5 लाख करोड़ का मार्केट यहाँ से बेच करके निकल गए हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? संक्षेप में थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ बताएं, जिससे कि हमारी जो लोकल व्यूअर्स है, मतलब हमारी जो हिंदी भाषी व्यूअर्स है, उसको अच्छे से समझ में आए। शुक्रिया। तो इंडिया का जो एफआईआई का जो दबाव है वो शुरू होता है सितंबर 2024। तब क्या होता है, यूएस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो जाते हैं। मार्केट का एक फियर शुरू हो जाता है कि टैरिफ आएगा, तो वहाँ से एक महीने में $11 बिलियन इक्विटी से बाहर चला जा रहा है, और वहाँ से लगातार कंटिन्यूसली इक्विटी से पैसा चला जाता है। अप्रैल मई 2025 में टैरिफ का इम्पोजिशन आता है, और एक और बार एक अंडर परफॉर्मेंस इंडिया का आ जाता है। वो कंटिन्यू होता है टिल अराउंड जनवरी 2026। जनवरी 2026 क्या होता है, इंडिया और यूएस का एक इंटरिम डील हो जाता है। उसके तुरंत बाद फरवरी में एफआईआईज वापस इंडिया के अंदर आ जाते हैं। रफली $3.5-4 बिलियन इंडिया के अंदर इक्विटी के रूप में इंडिया के अंदर आ जाता है। पर हमारा बैड लक ये था कि एंड ऑफ फरवरी में हॉर्मुज का इशू स्टार्ट हो जाता है। हॉर्मुज का इशू इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडिया का जो क्रूड है, 50% इंडिया का नेट इम्पोर्ट खाली क्रूड और क्रूड प्रोडक्ट्स ही है। उसके ऊपर थोड़ा गोल्ड भी है। तो सारे के सारे इमर्जिंग मार्केट्स पे प्रभाव पड़ा, और इंडिया का जो इंपोर्ट है क्रूड का थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ा। अगर हॉर्मुज का नहीं होता तो इंडिया का जो मार्केट में एफआईआईज वापस ऑटोमेटिकली चले आते। अभी जो ट्रिगर है क्रूड ही है। जब क्रूड नीचे चला जाता है देन एफआईआईज वापस इंडिया के अंदर आ जाएंगे। इट मीन्स कि जो है इंडिया में जो तेज़ी नहीं देखी जा रही है, बाकी सारे इकोनॉमिक हालात अच्छे हैं। क्रूड के प्राइस अगर कंट्रोल हो जाएंगे तो आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि इंडिया में भी तेज़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से, तो आज के टाइम पे दुनिया के सारे बाजार जो है काफ़ी महंगे हो रखे हैं। एक्सपेक्ट इंडिया लेकिन अभी भी वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा जो टेक्निकली देखा जाए तो है। लेकिन चाइना आज भी सस्ता है इंडिया के कंपैरिजन में, और भी बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट हैं जो कि चीप है, सस्ता है। तो इस कंडीशन में क्या एफआई दोबारा इंडिया में वापसी करेंगे? क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा सा इंडिया का महंगा है और उसके पास विकल्प ग्लोबल में बहुत सारे खुले हुए हैं। तो वैल्यूएशन की दृष्टिकोण के से अगर देखें तो पीई, 1 ईयर फॉरवर्ड पीई देख सकते हैं। तो पीई अगर महंगा नहीं, अगर कम है, इसका मतलब ये है कि मार्केट के हिसाब से कुछ तो है, इसीलिए पीई कम है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर अगर देखें तो चाइना का पीई था लगभग 9-10 पीई था। इसलिए चाइना चीप था बिकॉज चाइना में इन्फ्लेशन ही नहीं था, चाइना में डिफ्लेशन था। करेक्ट। अगर चाइना में डिफ्लेशन रहता है तो वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएगा, तो वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ डिफ्लेशन इन्फ्लेशन टर्न अराउंड हो गया। तो अराउंड 2026 शुरू में चाइना इन्फ्लेशन आ गया। चाइना में पीई 10 पीई से अराउंड 13-14 पीई तक चला गया चाइना का। तो अगर पीई कम है, इसका मतलब ये भी है कि मार्केट के हिसाब से
वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी कम है। तो इंडिया में अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा दिख रहा है रिलेटिवली, और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें लार्ज कैप तो 10 ईयर एवरेज के नीचे है, स्मॉल और मिड 10 ईयर से ज़्यादा है, पर जहाँ 2026 स्टार्टिंग में थे वहाँ से अगर कंपेयर करें तो बहुत कम है, डायरेक्शनली दे हैव कम डाउन। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो लार्ज कैप अट्रैक्टिव है, स्मॉल और मिड टैक्टिकली वो भी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। तो वैल्यूएशंस उतना चीप नहीं है, पर अगर वैल्यूएशंस चीप है इसका मतलब ये है कि अर्निंग्स ग्रोथ का भी थोड़ा उतना सर्टेनिटी नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो। ओके, सो बहुत बढ़िया सर। और इसके अलावा एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है जो नॉर्मली हमारे जो निवेशक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या इजी डूइंग बिजनेस शुरू हो चुका है या फिर केवल ये पेपर पे है? क्योंकि आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस को मिलते होंगे और उनसे अपने उनके विचार को लेते होंगे, तो क्या वो इंडिया के इकोनॉमिक हालात और इंडिया के जो बिजनेस हैं, खास करके छोटे बिजनेसेस, वो आज के टाइम पे फेवरेबल फेस कर मतलब अच्छा फेस कर रहे हैं, या फिर आज भी वो पुराने तरीके से ही मतलब बुरे दौर से गुजर रहे हैं और वो लोग हैप्पी नहीं है? क्या आपको लगता है वो लोग हैप्पी हैं या नहीं है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव हुआ है। नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो मेजरमेंट है वो इट कीप्स चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर मैक्रो हालात अगर देखें इंडिया का मैक्रो हालात जहाँ 5 साल पहले था बहुत डिफरेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिला है बहुत सारे सेगमेंट्स में। अभी का जो पेन पॉइंट है खाली क्रूड ही है। Okay. अगर वो क्रूड का जो पेन पॉइंट चला जाता है तो देन मार्केट का जो फेवरेबल व्यू है वो भी वापस आ जाएगा। कोई सर नंबर अगर आपके ध्यान में हो कि इजी डूइंग बिजनेस आज से 10 साल पीछे किस लेवल पे इंडिया, अच्छा ओके कोई बात नहीं। दूसरा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं सर कि आज के टाइम पे जो इंडिया और ग्लोबल जेनजी की बात हो रही है, जेनजी जो जनरेशन है आज के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा नंबर है उनका, तो एआई आने के बाद से जेनजी के अंदर क्या बदलाव आया है खास करके इन्वेस्टिंग में? नॉर्मली आज के टाइम पे जो हम लोग सिखाते हैं कि आप इन्वेस्ट करो, ओवर द टाइम आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, लाइक 10 ईयर और 15 ईयर के लिए आप निवेश करोगे, लेकिन जो जेनजी है वो इतना लंबा इन्वेस्ट करने में बिलीव नहीं करती है। वो क्रिप्टो की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, एफएनडो की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, भले ही से उनको लॉस हो जाता है लेकिन बावजूद उसके वो लोग इंटरेस्ट क्रिप्टो और एफएनडो की तरफ ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो उनसे उनके लिए क्या आपका सलाह होगा एज ए इकोनॉमिस्ट? तो मार्केट में आप जो मार्केट में है अगर ट्रेडिंग मेंटालिटी है तो एसेट क्रिएशन और ट्रेडिंग मेंटालिटी में प्रॉब्लम ऑलवेज रहेगा। तो फॉर एग्जांपल जब जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एसेट क्रिएट करने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए सेव कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट करने का जो गोल बेस्ड है। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो वॉलेटिलिटी तो होगा ही, रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। क्रिप्टो का अगर देखें तो एक ज़माना था जब क्रिप्टो को गोल्ड के हिसाब से तुलना करते थे। गोल्ड का जो रिस्क अलग है, क्रिप्टो का रिस्क बहुत ज़्यादा है। Okay. और रिस्क अगर बढ़ता है और आपको एसेट क्लास समझ में नहीं आती है तो रिस्क और भी बढ़ जाता है। इट मीन्स कि जेनजी को ये ध्यान देना चाहिए कि आप अगर निवेश करने जा रहे हो तो निवेश इज अ डिफरेंट थिंग, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होता है, ट्रेडिंग एक अलग चीज होता है। ट्रेडिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो आप जो पैसा शॉर्ट टर्म में बड़ा बनाना चाहते हो दैट इज नॉट इन्वेस्टिंग, दैट इज ट्रेडिंग। और जो आप लंबे समय में आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है लाइक रिटायरमेंट, आपके बच्चे हैं तो उनका एजुकेशन प्लानिंग, हालांकि वो लोग जेनजी हैं तो उनके पास क्या है ना कि इतना लंबा गोल होता नहीं है। आजकल तो हमें लगता है शादी करने में भी लोग बिलीव नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शॉर्ट टर्म में ही सारी टेम्परेरी मतलब उनकी प्लानिंग होती है। सो लास्ट मेरा क्वेश्चन है सर कि आज के टाइम पे कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अगले 5 साल के लिए आपके एएमसी के द्वारा सबसे ज्यादा उस पर ओवरवेट आप लोग हैं और उसको अगले 5 साल तक कंटिन्यू करेंगे? तो जब इन्वेस्टिंग के हिसाब से अगर देखें तो हम बोलते हैं कि आपका टाइम फ्रेम और भी लंबा होना चाहिए। सेक्टर के हिसाब से अगर देखें तो सर्विसेज का जो सेक्टर है वो एवरग्रीन है, फिनेंशियल्स का सेक्टर है वो एवरग्रीन है, और कंजम्पशन का सेक्टर है वो एवरग्रीन है, और केपेक्स का जो नैरेटिव है
वो भी लंबा घोड़ा है ये सब। तो 5 साल अगर देखें तो हम बोलते हैं कि अगर आपका टाइम फ्रेम 5 साल है तो हाइब्रिड्स की तरह आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको मिड और स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 5 साल के तौर से, आप टैक्टिकली आप कर सकते हो, बिकॉज वैल्यूएशंस कम हुए हैं 2026 स्टार्टिंग से जहां था वहां से अगर देखें तो वैल्यूएशंस कम हुए हैं। तो टैक्टिकली आप 5 ईयर टाइम फ्रेम से आप देख सकते हो, लार्ज कैप आप देख सकते हो, कैप कर्व में आप ऐसे देख सकते हो। ओके। पर सेक्टरली अगर देखें तो सेक्टरली ये जो सारे सेक्टर्स है, कंजम्पशन का जो सेक्टर्स है, सर्विसेज, फिनेंशियल्स और सर्विसेज, फिनेंशियल्स और केपेक्स और कंजम्पशन का जो Okay. सेक्टर्स है वो तो एवरग्रीन। इट मीन्स कि अमेरिका की जब बात होती है तो वहाँ में आईटी और एआई की बात होती है, जिसके वजह से उनका मुख्य स्ट्रेंथ है उनका। चाइना की बात होती है तो मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, और इंडिया की अगर आगे अब बात होगी कि इंडिया रिवाइव होगा, तो आई थिंक कैपेक्स और कंजम्पशन जो है इसका मेन हमें लगता है कि रीढ़ की हड्डी बनकर के सामने आएगा। बोल सकते मैं हैं। सही समझ पा रहा हूँ? हाँ, आप बोल सकते हो। अच्छा, तो अगर आज के टाइम पे अगर 3 चीज अगर आपको कुछ बोलना हो कि कोई एक निवेशक है उसको शुरू करना है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम से शुरू करना चाहिए या एसआईपी के द्वारा शुरू करना चाहिए? तो आपके फिनेंशियल गोल के हिसाब से और आपका जो कैश फ्लो है वो कैसा आता है उसके हिसाब से आपको अब करना है। तो नॉर्मली अगर आप एम्प्लॉई हो तो एसआईपी बेहतर रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो लमसम आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा और आप एसटीपी कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो आपके कैश फ्लो के हिसाब से आप वो कर सकते हो। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका पैसा मार्केट में कितना टाइम बिताता है, Okay. वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टाइम इन द मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्केट को टाइम करना छोड़ दीजिए, मार्केट को Time दीजिए। टाइम दीजिए। दैट Okay. इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला। आज हमारे बीच जो हमारे गेस्ट थे अर्जुन जी नागराजन जी थे, जो कि सुंदरम म्यूचुअल फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, और आपसे मिलकर के सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, धन्यवाद।